वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम बात करेंगे बंगाल बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा की। परीक्षा होगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। Co-sponsored by Modern Furniture। कोरोना महामारी को देखते हुए सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। अब ये एक सवालिया निशान लगता दिख रहा है कि बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाएं होंगी या नहीं। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि 23 जुलाई से बंगाल में उच्च माध्यमिक की परीक्षा ली जाएगी, लेकिन परिषद का ये कहना है कि ये खबर बिल्कुल झूठी खबर है। इसका परिषद से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ऑफिशियल जानकारी अब तक नहीं दी गई है। आज यानी बुधवार को 2 बजे से एक प्रेस मीट बुलाई गई थी। पश्चिम बंगाल माध्यमिक बोर्ड और परिषद की तरफ से एक प्रेस मीट किया जाना था, लेकिन आज की प्रेस मीट को कैंसिल कर दिया गया। अब अभिभावक खासे संशय में है कि बंगाल में बोर्ड की परीक्षा होगी कि नहीं, उच्च माध्यमिक की परीक्षा होगी कि नहीं। हो सकता है 2-4 दिनों के अंदर एक प्रेस मीट की जाए और प्रेस मीट के दौरान जानकारी दे दी जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। इसकी वजह से परीक्षाएं रद्द कर दी गई और कई राज्यों से भी हमारे खबर आ रही है कि वहां की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए और बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। इसकी वजह से यह अहम फैसला लिया गया है। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं होंगी कि नहीं, इस पर भी फैसला आना अभी बाकी है। एक तरफ हम कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की पिटाई भी की जा रही है। परिजन गुस्से में आकर नाराज होकर चिकित्सकों की पिटाई भी कर रहे हैं। असम से एक खबर आ रही है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर देखिए, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में एक डॉक्टर की पिटाई की जा रही है। परिजनों की तरफ से डॉक्टर की पिटाई की गई। आपको बता दूं कि होजाई नामक जगह में एक कोविड हॉस्पिटल है, जहां एक मरीज को दाखिल किया गया और मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टर जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर को जानकारी दी जाती है कि मरीज को पिछले कई घंटों से पेशाब नहीं हो रहा है और यूरिन जाम हुआ पड़ा है। इसके बाद डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने पाया कि मरीज की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिजनों का गुस्सा उफान पर आ गया और परिजनों ने इस डॉक्टर की पिटाई शुरू कर दी। आप देखिए, सोज कुमार सेनापति नामक डॉक्टर की पिटाई की गई और यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। जो पारा मेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं और मेडिकल के स्टाफ्स हैं, वो सुरक्षा को लेकर पूरे आसाम में पूरे विभिन्न जगहों पर इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है और चिकित्सकों का कहना है कि उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को सोचना होगा। क्योंकि आप देखिए एक बार फिर से वीडियो में कि किस तरह से परिजन गुस्से में आकर डॉक्टर की पिटाई कर रहे हैं। ये होजाई नामक एक जगह है जहां कोविड अस्पताल है। कोविड अस्पताल की ये घटना है और किसी ने ये वीडियो ले ली है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हमने भी आपको दिखाया। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह से एक चिकित्सक की पिटाई की जा रही है। लॉकडाउन को लेकर बंगाल पुलिस और झारखंड पुलिस काफी सख्त है। हम आपको ये नजारा दिखाएंगे, आपको झारखंड और बंगाल के बॉर्डर इलाके का। ये डीबूडी चेक पोस्ट है और यहाँ पुलिस के जवान लगातार पहरे पर हैं और आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। वाहन में क्या लाया जा रहा है और किस पर्पज से वह झारखंड से बंगाल आ रहे हैं या बंगाल से झारखंड जा रहे हैं, ये पूछताछ की जा रही है। पुलिस के जवान लगातार पूछताछ कर रहे हैं और जो लोग झारखंड से बंगाल की तरफ आ रहे हैं और उनके आने का मकसद कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है।
এই ওই অটোটাকে ঘোরাও বলে এতগুলো ঘুরে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে পারছিস না আপনাদের যারা চেপে আছেন গাড়িতে তার মধ্যে এখানে কার নামটা নেই? एक घटना हमारे पास आ रही है पश्चिम बंगाल के बाराबनी विधानसभा क्षेत्र से। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सालानपुर के रहने वाले शुभदीप सेन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और आसनसोल के जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया जाता है, जहां उनके पिता कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसके बाद चिकित्सकों की सलाह पर उसे सनाका अस्पताल ले जाने की सलाह दी जाती है। लिहाजा शुभदीप सेन परेशान हो जाते हैं और वह एक प्राइवेट कंपनी, एक एम्बुलेंस की प्राइवेट कंपनी के साथ संपर्क साधते हैं और एम्बुलेंस उनके पिता को अस्पताल तक ले जाने के लिए 17,000 रुपए का डिमांड करता है। आखिरकार शुभदीप सेन ने यह फैसला ले लिया कि उनके पिता को बचाना है, लिहाजा सनाका अस्पताल उन्हें ले जाना होगा, सनाका कोविड अस्पताल उन्हें ले जाना होगा ताकि उनके पिता की जान बच जाए। लिहाजा 17,000 रुपए देकर उन्होंने अपने पिता को सनाका अस्पताल में दाखिल कराया ले जाकर। और आपको बता दूं कि 500 रुपए उनसे और एक्स्ट्रा भी लिए गए ऑक्सीजन के लिए। ये हाल है। एक तरफ हम कोविड-19 से जुड़े तमाम योद्धाओं को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की धोखाधड़ी और इस तरह की लूट भी मची हुई है। इसकी शिकायत सीएमओएच से आज शुभदीप सेन ने की। एक पत्र सीएमओएच को दिया गया, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को दिया गया, उनसे ये शिकायत की गई कि इस घड़ी में, महामारी के इस दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। হসপিটাল থেকে আমাকে জানানো হয় যে আপনার বাবার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, এই মুহূর্তে নর্মাল অ্যাম্বুলেন্সে উনি গেলেন। সেই জায়গায় থেকে আমাকে একটা ভেন্টিলেটর অ্যাম্বুলেন্সের জন্য উনি বলেছিলেন ওনারা। তো সেই মুহূর্তে আমার কাছে ভেন্টিলেটর অ্যাম্বুলেন্সের একটি নাম্বার আমি পাই, যে নাম্বারে যখন আমি যোগাযোগ করি, সেই অ্যাম্বুলেন্সটি হচ্ছে আসানসোলের রিধিমা মাদার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। যাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার পর তারা বলে হ্যাঁ সনকা হসপিটাল তারা কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টকে অবশ্যই নিয়ে যাবে এবং অক্সিজেন সাপোর্টে যা লাগবে সেটাও নিয়ে যাবে, সঙ্গে টেকনিশিয়ানও থাকবে। তো আমি যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি কি এর বিনিময়ে আমাকে ভাড়া দিতে হবে, তো তারা আমাকে বলে 17,000 টাকা তারা আমার কাছে ভাড়া ডিমান্ড করে। আমি তাদেরকে অনেক কাকুতি মিনতি করি যে আমার বাবা যে অবস্থায় রয়েছে এই মুহূর্তে আমার কাছে 17,000 টাকাও সেই মুহূর্তে আমার কাছে ছিল না। তারপরে ওনারা ওনাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন যে না 17,000ই লাগবে, তাতে আপনার যেতে হলে আপনি যাবেন, নাহলে যাবেন না। তো এই অবস্থায় বাবার শারীরিক কথা চিন্তা করে আমি দুর্গাপুর সনকা হসপিটালে ওই অ্যাম্বুলেন্সটি করে বাবাকে নিয়ে যাই, 17,000 টাকা দিই। বাবাকে ওরা ভর্তি করে দেওয়ার পর যখন বেরিয়ে আসে, তারপরে আমার কাছে অতিরিক্ত আরও 500 টাকা ওরা ডিমান্ড করে। তার কারণ কি না, ওরা বাবাকে একটা অক্সিজেনের মাস্ক দিয়েছিল, অক্সিজেনের জন্য বেলুন মাস্ক যেটাকে ওরা বলছে, সেটার জন্য আরও 500 টাকা, মানে সর্বমোট 17,500 টাকা আমি এই রিধিমা মাদার অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসকে আমি পেমেন্ট করেছি। এবং তারপর আমি ওনাদের কাছ থেকে যখন বিল চাই, ওনারা প্রথমে বিল দিতে নারাজ ছিলেন, পরে পরিশেষে আমি যখন ওদেরকে প্রেশার ক্রিয়েট করি যে আমার বিল লাগবেই, আপনারা পেমেন্ট নিচ্ছেন, আপনাদেরকে আমি পেমেন্ট ফুল দিয়েছি, তো ওরা আমাকে বিল দেয় এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গাড়ি নাম্বারও আমার কাছে রয়েছে এই মুহূর্তে। গাড়ি নাম্বার সহ আমার আবেদন, আমার মানে আমি চেয়েছি যে আমি যে প্রতারণার শিকার হয়েছি সেই দিন, আমি চাই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষ, এছাড়াও সমগ্র অঞ্চলের মানুষ, কোনো একজন মানুষকে তো প্রতিবাদ করতে হয়। আর সেই প্রতিবাদের রাস্তা থেকে আমি এসেছিলাম সিএমওএইচ স্যারের কাছে। স্যার নেই, আমি স্যারের অফিসে আমার আবেদনটা যে স্যারের কাছে রেখেছি যে অবশ্যই যেন এই কোভিড মহামারী সিচুয়েশন। আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে সনকা হাসপাতাল নিয়ে গেলেন পেশেন্টকে, সেই দূরত্বটা কতটা ছিল? সর্বমোট আসানসোল থেকে দুর্গাপুরের এমনি সর্বমোট দূরত্ব হচ্ছে 40 কিলোমিটার। সনকা হসপিটাল আপনি যদি একটা অ্যাভারেজ ধরেন, আপ ডাউন মিলেও যদি ভাড়া ধরা হয় তাহলে 90 কিলোমিটার রাস্তা।
মোটামুটি 90 কিলোমিটার রাস্তার জন্য যদি ওরা 17,500 টাকা মানে 17,000 টাকা ওরা আমার কাছে ভাড়া নিল। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেখানে এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্য সরকারও অত্যন্ত মানবিকভাবে বিভিন্ন ব্যাপারগুলো দেখছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও যে ব্যাপারগুলোকে মানবিকতার সাথে বিচার করছে, সেখানে আসানসোল, যে আসানসোলকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, সেই আসানসোলেরই একটি অ্যাম্বুলেন্স মালিক এরকম একটা যে অবস্থার মধ্যে আমি পড়লাম, অথচ সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি যে মানবিকতার নিদর্শন রাখতে পারতেন তিনি সেটা রাখলেন না। একটা চূড়ান্ত অমানবিক সিদ্ধান্ত আমার সাথে হলো এবং সেই দিন বাবা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় বাবাকে ইমিডিয়েট নিয়ে আমি ভর্তি করতে না পারলে আমার বাবার জীবনহানিও হয়তো হতে পারতো। আপনার নাম? শুভদীপ সেন। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि जून और जुलाई महीने में वैक्सीन की कमी नहीं होगी, लेकिन वैक्सीन की कमी फिलहाल तो हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी भी है। आसनसोल के मुख्य बाजार इलाके के व्यवसायियों में भी काफी नाराजगी है। इन्हें वैक्सीन देने के लिए कूपन तक दिए गए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, लेकिन वैक्सीन के इंतजार में ये बैठे हैं। अभी तक इन्हें वैक्सीनेशन के लिए कोई सूचना नहीं दी गई। अभी तक वैक्सीन किसी भी व्यापारी को नहीं मिला। आसनसोल के मुख्य बाजार इलाके के व्यापारियों में से लेकर काफी नाराजगी भी है। हमारे संवाददाता ने इन व्यापारियों से बातचीत कर जानकारी ली। तरफ से वैक्सीन मिला था, वैक्सीन का फिलअप नहीं अभी तक नहीं हुआ। नहीं तो आप लोगों को एक तो कूपन दिया गया था एसडीओ का नाम, फिलअप नहीं हुआ अभी तक। नहीं तो जो कूपन दिया गया था वो कूपन आप लोग बांटे हैं? कूपन नहीं दिया, आपका कागज दिया 3। हाँ तो वो कागज बांटने के लिए कहा गया था, एसडीओ का कहना है। नाम लिख के देने बोला था, नहीं लिखा। तो मतलब वैक्सीन को लेके आप लोग इतना ही नहीं कर रहे का? तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ले रहा, कोई ले रहा, नहीं ले रहा, कोई बोला सुनना नहीं, तीनों पड़ा हुआ। नहीं कूपन नहीं दिया, 3 का वो दिया, कारण पड़ा हुआ। तो वो आपके पास है? मेरे पास है, मिल रहा है? कूपन नहीं मिला। तो अभी तक कितना बाजार में व्यवसायी को मिला है? किसी को नहीं, हमारा तरफ से किसी को ना कोई उठाया, कोई लिया ना कोई दिया, पड़ा हुआ। अच्छा, तो कोई नहीं ले रहा है वैक्सीन? नहीं, ऐसा नहीं कर रहा। हम तो आपने कल किया था, उन्हें पड़ा गया, लेना उससे किया, मिला नहीं। तो कितना वैक्सीन मिला है आपको, मैंने बाजार के लिए कितना दिया गया है और कागज कितना दिया गया आपको? 120 मेंबर। अच्छा, अभी तक किसी ने नहीं लिया? नहीं लिया। पॉकेट फोन किया, भाई जाए वैक्सीन पड़ा वाला ले लो, सुनता नहीं, बोले सब का फिलअप करेगा, मोबाइल नंबर देगा, ऐसे देगा तब तो। आपका नाम? नंदुलाल पाल। प्रशासन की तरफ से वैक्सीन देने का व्यवस्था किया गया था, आपको वैक्सीन मिला कोई बाजार कमेटी की तरफ से? दिया कहाँ, खाली बोल रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला? अभी नहीं मिला। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? इन लोगों के पास 120 का कूपन आया था, लिस्ट आया था इन लोगों का। 120 का लिस्ट आया था, अच्छा। ये लोग बोल रहा है कि कोई नहीं ले रहा बाजार में। ना दिवे नहीं किया है तो बोला 10 दिन से पड़ा हुआ, कोई लेने वाला नहीं। देगा, बांटेगा तब ना। कुछ भी नहीं हम तो मिला? 2 बार मांगा है नंदूपुर से, कुछ नहीं मिला अभी? नहीं मुझे मिला। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, किस तरह से देख रहे हैं इसको? अब क्या देगा कि नहीं देगा उड़ के समझे। बोल रहा है कि बाजार में वैक्सीन का व्यवस्था किया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन उनका कहना है कि कोई भी लेने तक तैयार नहीं हो रहा है, जान के डर से। इसको किस तरह देख रहे हैं? कोई नहीं लेना चाहते, तो हम लोग को वैक्सीन मिला नहीं है, हम लोग को तो वैक्सीन लेना है। तो बाजार की कमेटी की तरफ से आपको बोला गया था? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला। इसके लेके क्या सुन रहे हैं बाजार में? सुनने की वैक्सीन का हम लोग कूपन रखे हुए हैं, हाँ? तो कूपन रखे हुए, लेकिन कूपन अपना मिस यूज कर रहा है, कूपन हम लोग को दे नहीं रहा है ना। वैक्सीन भी पड़ा हुआ है, हम लोग वैक्सीन के लिए ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो वैक्सीन कहीं मिल नहीं रहा है। तो जिस तरह से इन लोगों के पास आया है, लोग देने नहीं खोज रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? तरह तरह का बहाना लगा रहे हैं, हाँ, इसको कैसे देख रहे हैं? मानो लोग कुछ लगता है कि इसमें कुछ अपना वो लोग अपना कुछ करना चाह रहा है, लेकिन उस तरह सरकार जब देना चाह रहा है तो हम लोग भी लेने के लिए तैयार हैं, हम लोग लेंगे। आपका नाम? विजय सिंह। कहते हैं रक्त की एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। इसे देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों की तरफ से लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और रक्तदान शिविर लगाकर रक्तदान दिए जा रहे हैं। लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। बंगाल के जामुड़िया में मंडलपुर से हमारे पास खबर आ रही है। मंडलपुर में तृणमूल कांग्रेस प्राथमिक शिक्षक संगठन की तरफ से रक्तदान शिविर लगाए गए और इस रक्तदान शिविर के दौरान 35 लोगों
ने स्वेच्छा से रक्तदान किए और रक्तदान करने के प्रति लोगों का जज्बा भी यहाँ दिखता रहा। स्थानीय विधायक भी इस मौके पर मौजूद थे और दूसरे गणमान्य लोगों की मौजूदगी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड में रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस का दामन पकड़ने वाले जीतू सिंह लगातार समाज सेवा का काम कर रहे हैं और कोरोना योद्धा के तौर पर यहां पर स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं और जरूरत के सामान पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। आज 41 नंबर वार्ड में हमारे यहाँ के एमएलए साहब बुलाए घटक साहब ने ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के निर्देश पे हमको कुछ राशन दिया गया है। जो राशन मुलायदा ने कहा है कि एक सेवा की भावना से आप खुद जाके घर घर में बांट के आओ। पिछले 3 दिन से मैं घर घर में मुलायदा का निर्देश मान के, एक सेवा भावना मान के, ममता बनर्जी के आशीर्वाद से हम ये घर घर में ये राशन पहुंचा रहे हैं ताकि सही आदमी को सही जगह ये राशन मिल जाए। वो काम हम कर रहे हैं। हम एक सिख धर्म से बिलोंग करते हैं। सिख धर्म का एक कर्तव्य है कि सेवा करना। उसी सेवा में मुलायदा ने हमको आशीर्वाद दिया है कि सेवा को तुम आगे बढ़ाओ अपने वार्ड में, जैसे कोई आदमी भूखा ना सोए। क्योंकि जो आदमी भूखा सो जाता है ना तो सबसे बड़ा पाप है और गरीबी का मजाक भी नहीं उड़ाना, ये भी सबसे बड़ा पाप है। तो मुलायदा का कहना मान के हम समय निकाल के अपने हाथों से इस 41 नंबर वार्ड की जो जनता है उनके साथ मिल के मैं घर घर में राशन पहुंचा रहा हूं। आप ये देख रहे हैं और जब तक राशन है तब तक मैं पहुंचाता रहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम रणवीर सिंह जी। आसनसोल चितरंजन मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया और इस सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। वाहन का खलासी ही था मरने वाला, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। आपको बता दूं कि 12 चक्के का एक वाहन सड़क से नीचे उतर गया और अनियंत्रित हो गया। नियंत्रण के इसी क्रम में खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक बाल बाल बच गया और एक मकान भी टकराने से बच गया, वरना एक मकान भी जद में आ जाता और वह भी नेस्तनाबूद हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, लेकिन एक की मौत हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी से हमारे संवाददाता ने बात की। गाड़ी रास्ता থেকে নেমে গেছে। তো কেন কি কারণে গাড়িটা রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নেমে গেছে। তারপর কি খবর পেলাম যে গাড়ির যে খালাসি না ছিল গাড়িতে ও নাকি মারা গেছে। আমার সেরকম হয় না, রিলেশনে হয়, ফোন করেছিল আমার, সেটা আমি জানি, খবর নিলাম। কোথায় গাড়ি? কোথায়? ঝাড়খণ্ড। কোথায় যাচ্ছিল কিছু জানা গেছে? গাড়ি যেমন যায় রাস্তাতে যাচ্ছিল। আপনি কার? না, মারা গেছেন যে গাড়ির মালিক আছে ওনার। গাড়ি শুনেছি কিন্তু পুরো হয়নি, সেটা রাস্তাতেই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। আপনার নাম? আমার বাড়ি কুলটিতে, আমার নাম মাঞ্জা। আপনার আত্মীয়? कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी में नए प्रभारी अमित हल्दर ने कार्यभार संभाल लिया है। आज नियामतपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से नए फाड़ी प्रभारी का स्वागत किया गया। चेंबर के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह और सचिव गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में चेंबर के तमाम सदस्य यहां पहुंचे और तमाम सदस्यों ने यहां पहुंचकर प्रभारी अमित हल्दर का स्वागत किया। शॉल उड़ाया गया, पुष्प गुच्छ दिया गया और उनका स्वागत किया गया। और इसके बाद चेंबर के अधिकारियों ने कई टॉपिक्स पर, कई समस्याओं पर प्रभारी से बातचीत भी की। আমরা নিয়ামতপুর চেম্বার অফ কমার্স পক্ষ থেকে যে বড় বাবু এখানে আছেন ওনার আমরা সম্মাননা জানাই। আর এইবারে শ্রী অমিত হলদার নতুন বড় বাবু হয়ে এসেছেন। আমরা চেম্বার পক্ষ থেকে ওনাকে ফেলিসিটেট করলাম। আর আমরা নিজের সমস্যাটা ওনার সাথে আলোচনা করব। আর যে আমরা 7 থেকে 10 মার্কেটটা খুলছি ওটাও নিয়ে আলোচনা হবে। আর কোভিডকে কী করে পালন করা যায় সেটাও আলোচনা আমরা করব। আর মেন আছে কি যে বড়বাবু এখানে আসেন উনি চেম্বার সাথে খুব ভালো রিলেশন রেখে নিয়ামতপুরকে চালান। আর আমরাও এটা কামনা করছি, ইনি নতুন এসেছেন, আমরা সব সময় এনাদের সাথে আছি। আর চেম্বার পক্ষ থেকে যত আমরা হেল্প করতে পারবো ওটা আমরা করব। আর সব সময় আমরা নিয়ামতপুরকে
ভালো করে সুস্থ রাখার চেষ্টা করব। দাদা আপনার নাম আর পরিচয়? गुरविंदर सिंह, सेक्रेटरी नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पश्चिम बंगाल के बर्नपुर से हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। बर्नपुर स्थित सेल आईएसपी में एक बड़ा हादसा हुआ। अभी अभी हमारे पास खबर आई और इस हादसे में 2 श्रमिकों की मौत हो गई है। आपको बता दूं कि कोक ओवन बैटरी नंबर 11 में एक बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। इसी क्रम में 2 मजदूरों की मौत हो गई एक हादसे के दौरान। इसके बाद श्रमिक नेतागण पहुंच रहे हैं, प्रबंधन से बातचीत की जा रही है। इसके बाद एक और खबर हम आपको बता दें। आप स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीर है बुद्धदेव भट्टाचार्य की। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत में सुधार आ गया है और उन्हें वुडलैंड नर्सिंग होम से छुट्टी दे दी गई है। कोलकाता के वुडलैंड नर्सिंग होम में उन्हें दाखिल कराया गया था। अब उन्हें एक और निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है, जहां उन चिकित्सकों का कहना है कि उनकी हालत काफी अच्छी है। इसी अस्पताल में उनकी पत्नी मीरा भी दाखिल की गई हैं। दोनों पति पत्नी एक निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराए गए हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि अगर आप कोरोना योद्धा के तौर पर काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो खास बात इंडिया आपकी मदद करना चाहते हैं। आप अगर किसी भी तरह की मदद कर रहे हैं, लोगों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं, लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर पहुंचा रहे हैं, तो उसकी तरीके से वीडियो करके आप हमें भेजिए। खास बात इंडिया में हम उसे प्रसारित करेंगे। याद रखें, अगर मोबाइल से आप वीडियो खींच रहे हैं तो मोबाइल फ्लैट मोड में होना चाहिए और फ्लैट मोड में करके आप वीडियो खींचें और हमें भेज दें और हम उसे खबर के तौर पर प्रसारित करेंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।